गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक, इंग्लिश लैंग्वेज का एक नया टॉपिक जिसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। कोई नया नहीं है, जिसको एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, आइए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कृत्यवाची और पैसिव वॉइस होता है कर्मवाची। जिसमें अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रमुख होता है। कर्ता समझते हैं आप लोग, जैसे राम साइकिल चलाता है। इसमें आपने देखा थ्री वर्ड्स, देयर आर थ्री वर्ड्स है ना। कितने वर्ड है? 3। राम है सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। राम साइकिल चलाता है, हिंदी में ऐसे होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? ये हो जाएगा राम इज राइडिंग द बाइसिकल, है ना। सही है। इसका हमने ट्रांसलेट यहाँ चलाता है तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? राम राइड्स बाइसिकल। समझिएगा इसमें कितने वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ भी 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। क्यों? इसमें भी 3 शब्द है और इसमें भी 3 शब्द है। इसमें क्या है? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसमें बोलते हैं वर्ब, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या सीखा? सबसे पहला ये बेसिक रूल है पूरे इंग्लिश ग्रामर का, ये बेसिक रूल है। अगर इसको समझ गए तो सब समझ गए। क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया पिछली क्लास में कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी और प्लस ऑब्जेक्ट में रहेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? अगर कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी किस में होगी? एक वचन में। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन। तो ये इसके साथ ज़रूर आना चाहिए, ये रूल है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या? राम राइड्स बाइसिकल, राम राइड्स बाइसिकल। यहाँ भी 3 शब्द है ना, इसमें भी 3 शब्द हैं और यहाँ भी 3 शब्द हैं। इसमें राम साइकिल चलाता है तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब। हिंदी में वर्ब लास्ट में होता है, याद है? बताइए, याद आया? हिंदी में वर्ब कहाँ होता है? लास्ट में रहता है। और इंग्लिश में वर्ब कहाँ रहता है? बीच में, पहले रहता है वर्ब, ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का रूल है और ये हिंदी का रूल है। आया समझ में? हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा रूल अलग होता है। हिंदी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है। और इंग्लिश में क्या होता है? वर्ब पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आती है। ठीक है, थोड़ा सा इसका क्रम चेंज। लेकिन आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पे है ना। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ साइकिल कौन चलाता है तो आप क्या आंसर देंगे? राम चलाता है। तो राम इसमें कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, अब इसमें कर्ता मेन है बेटा। यहाँ कर्ता क्या है? कर्ता ही मेन है। जो काम करने वाला है वही कर्ता है और वही क्या है? मेन है। क्लियर? अभी इसी को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हो? साइकिल राम के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें कोई टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे यहाँ टेंस क्या है? इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। यहाँ भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो टेंस में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अर्थ में देखते हैं, अर्थ क्या बदल गया? क्या? राम साइकिल चलाता है, साइकिल राम के द्वारा चलाया जाता है। तो अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसके मीनिंग में भी वही है भाई। साइकिल यहाँ भी चल रही है, साइकिल यहाँ भी चल रही है। यहाँ साइकिल डायरेक्ट क्या होता है? राम चला रहा है तो राम क्या हो गया? कर्ता। और इसमें कर्ता कौन है? तो कर्ता कोई नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो कर्ता नहीं है। साइकिल अपने आप क्या है? चल रही है। और किसके द्वारा चलाई जा रही है? राम के द्वारा। कर्ता वही है, राम ही है। लेकिन इसमें मेन किसको बना दिया बेटा? साइकिल को। किसको बना दिया? साइकिल। आया समझ में? इसमें मेन कौन था? राम। इसमें कौन है? साइकिल। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मेन रखा गया, इसमें ऑब्जेक्ट को मेन बना दिया। आया समझ में? तो पैसिव और एक्टिव वॉइस में क्या अंतर होता है? आज समझ लीजिए, कोई अंतर नहीं होता। बस इतना अंतर होता है कि इसमें सब्जेक्ट मेन होता है और इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है
एक्टिव वॉइस को कृत्यवाची बोलते हैं, जिसमें कर्ता क्या होता है, प्रमुख होता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन होता है। आया समझ में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्म मेन होता है। कौन मेन होता है, कर्म। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट मेन बन गया, समझ रहे ना। यहाँ जो ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, साइकिल है ना, और यहाँ ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, इसका मतलब ये बन गया सब्जेक्ट। क्या बन गया, सब्जेक्टिव। आया समझ में। तो आपने क्या अंतर देखा, अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर कुछ भी नहीं है। इसके मीनिंग में, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम चीज़ें हैं। बस अंतर ये है कि यहाँ जो है मेन कौन है, राम है, और यहाँ मेन कौन है, साइकिल है। लेकिन कार्य सेम हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है, सेम। जो वर्क है वो सेम है। आया समझ में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने पर टेंस नहीं बदलता। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि टेंस बदल जाता है, बहुत लोग जानते हैं ना, कहते भी हैं कि क्या होता है जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टेंस बदल जाता है। तो याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव जब भी बनाते हैं कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता। अगर इंडेफिनिट में है तो इंडेफिनिट में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट में है तो परफेक्ट में। क्लियर हुआ। कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टेंस रहता है। एक्टिव से पैसिव जब भी बनाएंगे किस में रहेगा, सेम टेंस। सेम का मतलब समझ रहे हो ना, वही सेम मतलब उसी टेंस में उसको बदल दिया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं करते। दूसरा क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज होता है। याद रखो बेटा, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे सबसे बड़ा रूल इसमें यही है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव फॉर्म में या पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। क्या आएगा, दिस इज मस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। क्लियर हुआ। कोई भी एनी टाइप ऑफ दिस सेंटेंस विच इज इन पैसिव वॉइस दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। याद रखेंगे, याद रहेगा। क्या पहचान है, सबसे बड़ी पहचान पैसिव वॉइस की है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म जरूर आता है, श्योर है, इसका आना निश्चित है। पहला हमने क्या बताया कि टेंस नहीं बदलते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलने पर टेंस नहीं बदलते हैं, सेम टेंस रहता है। दूसरा क्या मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप जरूर आएगा, श्योर। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अच्छा, इसके बाद आता है एक्टिव से पैसिव दोनों में मीनिंग सेम रहता है। यही मैं आपको अभी बताया कि दोनों का मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, सेम मीनिंग रहता है। जो एक्टिव का अर्थ निकलेगा वही अर्थ किसका निकलेगा, पैसिव का निकलेगा। पैसिव केवल 8 टेंस और मॉडल्स का बनाया जाता है, समझिए। पहले हम लोग इसका 12 टेंस होते हैं ना, 12 टेंस का 12 का बनाते थे, समझिए। कितने टेंस होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। और सभी को हम लोग पहले बनाते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल कितने का बनाया जाता है बेटा, 8 का। और वो 8 है प्रेजेंट के फर्स्ट 3, प्रेजेंट टेंस के पहले 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट के फर्स्ट 3, पास्ट में प्रेजेंट ना, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में किसका बनाते हो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। क्लियर हुआ, 8 हो गए ना। 3 आप बनाते हैं प्रेजेंट में, 3 आप किसको बनाते हैं, पास्ट में, और 2 बनाते हैं किसमें, फ्यूचर में। इसके बाद आ जाता है मॉडल। मॉडल क्या होता है मैं बता चुका हूँ, वर्ब वाली क्लास में मैंने मॉडल वर्ब पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, मॉडल वर्ब, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट आता है कि नहीं आता, ये सारे वर्ड आते हैं, बहुत सारे इसमें वर्ड है, वो सब इसमें मॉडल कहलाते हैं। और मॉडल वर्ब का यूज यहाँ भी होता है, किसमें, एक्टिव से पैसिव बनाने पर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक रूल और हम लोग पढ़ेंगे, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जब होता है तो उसका भी हम लोग पैसिव बना सकते हैं। इन्फिनिटिव जब आता है उसका भी क्या बना सकते हैं, पैसिव। इन्फिनिटिव क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से अभी बताऊँगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। याद हुआ, क्या मैंने बताया कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट को किस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं आगे।
नोट कर लिया, नोट डाउन किया सभी ने? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स नंबर 1, लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन क्या लिखा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका रूल क्या होता है? देखिए एक्टिव का रूल होता है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है वे भी ध्यान दीजिए, टेंस आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर टेंस नहीं आता तो भी पैसिव बना सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर किसी को टेंस नहीं आता तो भी पैसिव बना लोगे, ठीक है। बिना टेंस आने आपको पैसिव बनाना आ सकता है। बस थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि एक्टिव का रोल क्या है? सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव का रूल है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल, जिसमें क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव के रूल में क्या होता है? देखिए पैसिव के रूल में सीधा सीधा है कि ये ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, प्लस इसमें बी वर्ब का यूज़ कर लेते हैं। बी समझ रहे हैं आप? बी मैं पढ़ा चुका हूँ इन लास्ट पीरियड, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि बी वर्ब क्या होता है। प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते। देखिए आ गया ना थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो थर्ड फॉर्म यहाँ आ गया, प्लस क्या लगाओगे? बाई, प्लस में क्या लिख दोगे? सब्जेक्ट। तो ये कौन सा रूल है बेटा? ये पैसिव का रूल है। कौन सा रूल है? पैसिव। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब यही हम लोग सीखने वाले हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, कीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बाकी एक्सरसाइज में हम लोग कर लेंगे, ठीक है सारा। सेम एग्जाम्पल जो अभी मैंने लिखा था पहले, वही वाला लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राम राइड्स बाइसिकल। राम राइड्स बाइसिकल, राम साइकिल चलाता है। तो ये इंडेफिनिट का है, सिंपल प्रेजेंट का है। आइए देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया बेटा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये देखिए मैच कर रहा है ना आपके रूल से, एक्टिव के रूल से मैच कर रहा है। एक्टिव में लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ भी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, इसको मेन बना देना है। यहाँ मेन कौन है? सब्जेक्ट, और यहाँ मेन कौन है? ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट पीछे बैठा था उसको हम आगे ले आते हैं, ठीक है। तो इसको ले आते हैं आगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? बाइसिकल। क्या है? बाइसिकल, ठीक है। अब इसे आगे ले लेते हैं बेटा। जब इसको आगे ले आएंगे तो हो जाएगा बाइसिकल, ठीक है। बाइसिकल सिंगुलर है, बाइसिकल कैसा है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं। बी वर्ब में क्या आ जाता है? इज। इज एम आर होता है ना, बी वर्ब में क्या आता है? इज एम आर वाज वर्ब। उसमें से आप क्या यूज़ करेंगे? इज, क्योंकि बाइसिकल क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आता है इज। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बाइसिकल इज। अब राइड लिखा है, राइड का क्या होता है? राइड लिखा है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? डू यू नो अबाउट दिस? व्हाट इज द फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द राइड? राइड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइडेन ना, ठीक है। या रोड, रोड भी होता है, क्या हो सकता है? रोड। यहाँ रोड लिख देना, RODE। क्या लिखोगे? रोड। ये रोड सड़क वाला नहीं है, ये दूसरा रोड है। लिखा है बाइसिकल इज रोड। आप बाई लगाओगे, बाई तो लगाना ही है। बी वर्ब में यही आता है बेटा, मैंने आपको बता दिया। बी वर्ब में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, है ना। और एक शब्द और आता है बीन। ये सारे बी वर्ब हैं। क्या है? बी वर्ब। तो इसी में से एक यूज करेंगे। आप यहाँ पर क्या लगा दिए? इज लगाया ना आपने,
हाँ, तो बाइसिकल इज़ रोड बाई राम, क्या हो जाएगा पैसिव में? ये आपका एक्टिव हो गया बेटा, ये एक्टिव हो गया और ये हो गया पैसिव। क्लियर? एनी डाउट? आपको कोई संदेह है इसमें? सभी को क्लियर हो गया? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप एक बार नहीं कई बार पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। राम राइड्स बाइसिकल, यहाँ बाइसिकल पहले हो गया, बाइसिकल के बाद इज आपने यूज़ किया बी वर्ब का कौन सा वर्ब? बी, इज, है ना, इज यूज़ किया। थर्ड फॉर्म यूज़ किया, क्या? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आना तय है, श्योर है। तो थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद बाई आ गया, फिर क्या आ गया बेटा? राम। तो राम कहाँ था? सब्जेक्टिव था, इसमें क्या था? सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ में आ गया? तो बस इतना सा है, बातचीत ना कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद कौन सा आपका है? इसके बाद आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नंबर 2। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या है रूल? तो पैसिव का रूल मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ। एक्टिव रूल आप जानते हैं। पैसिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस में इसमें आप क्या जोड़ देते हैं? बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा। ये है पैसिव का रूल, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। पैसिव का रूल है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा, इसमें हम कर देंगे राम इज। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, राम इज सिंगिंग अ डिवोशनल सॉन्ग। राम इज सिंगिंग अ डिवोशनल सॉन्ग। डिवोशनल सॉन्ग का मतलब होता है भक्ति गाना या भक्ति गीत, ठीक है। डिवोशनल सॉन्ग में क्या होता है? भक्ति गीत। तो यहाँ लिखा राम इज सिंगिंग अ डिवोशनल सॉन्ग। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये एक्टिव है आपका, क्या है? एक्टिव है। इसमें आपका हो गया राम सब्जेक्ट, इज सिंगिंग हो गया वर्ब और अ डिवोशनल सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसे पहचानना सीखिए, जब आप भी ऐसे पहचान जाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर आपके लिए इजी हो जाएगा, आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से। क्या लिखा है? राम इज सिंगिंग अ डिवोशनल सॉन्ग। तो यहाँ पर राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज सिंगिंग क्या हो गया? वर्ब और अ डिवोशनल सॉन्ग, ये सारा मिलाकर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आइए यही इसको हम लोग चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं अ डिवोशनल सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, बाई राम, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, पैसिव हो गया बेटा, नोट कीजिए। नाउ लिसन, यहाँ पर देखिए, आप जो दूसरा सेंटेंस लिखा है ये पैसिव वॉइस में है और लिखा है राम अ डिवोशनल सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम। यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, दिख रहा है आपको? क्या है? बीइंग। कौन सा वर्ड है? बीइंग। एक नया शब्द है बीइंग, है ना।
ये बीइंग आया कहाँ से, तो इसको देखिएगा क्योंकि किसी बुक में नहीं मिलता है, कोई आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाता इसको। ये बीइंग आया कहाँ से, तो इस पर ध्यान देना, विशेष ध्यान देना है। इसको ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, अ डिवोशनल सॉन्ग इज। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बीइंग कहाँ से आ गया ये नहीं समझ में आया। बीइंग एक नया वर्ड है ना, इसमें तो था नहीं। बीइंग इसमें है कहीं क्या, नहीं है, लेकिन इसमें है और इसमें भी है। अगर मैं कह दूँ इसमें बीइंग है, दिख रहा है आपको, यहाँ ING दिख रहा है, वही यहाँ पर क्या बन जाता है, बीइंग। एक्चुअली क्या है समझिएगा, यहाँ लिखा है सिंगिंग, क्या लिखा है, अब इसके दो पार्ट कर दिए, कितने, दो। जो ING फॉर्म होता है इसको जीरंड बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो जीरंड को यहाँ पर बीइंग कर देते हैं, बीइंग क्या कर देते हैं, बीइंग। और जो सिंग है, सिंग को हम थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा संग। आया समझ बेटा। इसी को दो भागों में जब तोड़ते हैं, सिंगिंग को दो भागों में तोड़ दिया, तो दो भागों में जब इसको ब्रेक करते हैं तो एक बीइंग हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसको हम हटा नहीं सकते, ING फॉर्म को हटा नहीं सकते। आया समझ में, इसीलिए यहाँ पर हम बीइंग यूज़ करते हैं। आया समझ में। क्या मैंने बताया कि बीइंग आया कहाँ से, तो उसी वर्ड से आया जो आपने एक्टिव में देखा, ING फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ठीक है। जैसे प्लेइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, राइडिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, उसी शब्द में से ING निकाल करके यहाँ क्या बन जाएगा, बीइंग। और जो वर्ड मेन वर्ड बचेगा उसका हम बनाएंगे थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। तो ये दो शब्द कहाँ से आए हुए हैं, ये दो शब्द इसी को तोड़ करके आए हुए हैं। क्लियर हुआ। ये और कहीं मिलेगा नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो लिखा है, अ डिवोशनल सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम। तो यहाँ जो बीइंग है और जो संग है ये इसी से निकल कर आया हुआ है। क्लियर हुआ। बोलिए। तो आपने क्या सीखा, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आता है, क्या आता है, बीइंग इसमें भी आएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आएगा। क्लियर। तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आता है तीसरा, हम लिख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नोट कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव रूल है बेटा, इसको नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए, पैसिव का रूल है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब एग्जांपल देखते हैं। कहाँ क्या दिया है, नहीं वो बात नहीं, मैं ये बता रहा था कि इसको, मैं ये बताया कि इसको जो तोड़ा जाएगा ये नहीं दिया, तोड़ने का रूल समझ। हाँ बीइंग तो रहेगा ही। चलिए आइए देखते हैं, बात है नहीं बेटा प्लीज। यहाँ देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, इसमें लिखा है बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव का रूल है, बहुत सिंपल है। इसमें थर्ड फॉर्म पहले से ऑलरेडी है ना, थर्ड फॉर्म पहले से इसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, इसलिए ईजी हो गया है कि नहीं है। जैसे लिखा है सी हैज़ ड्राइवन द कार। सी हैज़ ड्राइवन द कार, समझिए सी हैज़ ड्राइवन द कार। यहाँ सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ ड्राइवन क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव हो गया बेटा। पैसिव में आइए देखते हैं, पैसिव में क्या होगा। तो ये आप क्या करेंगे, द कार पहले लिख देंगे,
द कार के बाद क्या यूज़ करेंगे? हैज़। हैज़ के साथ बीन भी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीन। द कार हैज़ बीन रूल से चल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट में क्या था? कार। कार को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, कार को मैंने पहले लिख लिया। यहाँ कार आ गया। हैज़ आपने यूज़ किया। बीन सभी में यूज़ करना है, बीन को सभी में यूज़ करना है, बीन लगेगा ही। पैसिव वॉइस में बीन रहता है। क्या रहता है बेटा? बीन। बीन जहाँ दिख जाए आप समझ जाइएगा कौन सा है, पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव। तो इसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ड्राइव इन। थर्ड फॉर्म पहले से दिया है, इसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखा है द कार हैज़ बीन ड्राइवन बाय हर। सी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक है। अभी मैं और सारे रूल्स बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। ये पैसिव है, नोट कीजिए। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। I have plucked the flower। ये समझिए, ये आपका कौन सा है? एक्टिव है। कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। तो ये आपका है दूसरा एग्जाम्पल। इसमें मैं दो तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ होगा द फ्लावर। फ्लावर के साथ क्या यूज़ करेंगे? हैज़ या हैव? हैज़। क्यों हैज़ क्यों यूज़ करेंगे? सिंगुलर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बीन। हैज़ के साथ क्या आ जाएगा? बीन। बीन लगाना ही है क्योंकि पैसिव है। यहाँ होगा द फ्लावर हैज़ बीन प्लग्ड। ये पहले से लिखा हुआ है, प्लग्ड बाई मी। अच्छा, आप इतना तो हो गया पैसिव। ये क्या हो गया? इसे मैं इतना भी लिख सकता हूँ बेटा। क्या? द फ्लावर हैज़ बीन प्लक्ड। बस बाई मी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं लिखा तो भी गलत नहीं है, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको ऐसे ही मिल जाएगा और पूछ लेगा कि बताइए एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है या पैसिव है। कुछ जगह ऐसे मिलेगा। जैसे मैंने लिखा, मैंने यहाँ लिखा मैंने लिख दिया यू आर फिनिश्ड। यू आर फिनिश्ड। यदि कोई आपसे पूछ लिया कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव है या पैसिव, तो आप बताइएगा पैसिव है। क्या है? पैसिव। पैसिव को पहचानने का सबसे बड़ा रूल मैंने बताया था, क्या? थर्ड फॉर्म। और उसके साथ साथ बी वर्ब। बी वर्ब आर लगा हुआ है, बी वर्ब में आर आता है, तो आर भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो ये पैसिव है। बाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किसी सेंटेंस में बाई हो या ना हो तब भी वो पैसिव कहलाएगा। अगर है तब भी पैसिव है, बाई नहीं है तो भी पैसिव है। पहचानने का नियम क्या है? पहचानने का रूल यही कि बी वर्ब के साथ साथ आपको थर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा, है ना, तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। बाई, बहुत सारे बच्चे बाई से पहचानते हैं। बाई लगा है कि नहीं लगा है ना, होता है कि नहीं होता? तो जहाँ बाई लगा रहे तो आप पहचान जाते हो कि क्या है? पैसिव है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाई हो या ना हो, पैसिव में हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? पैसिव की पहचान क्या है? आप सबसे बड़ी पहचान क्या बनाते हो? थर्ड फॉर्म। क्या? उसके साथ बी वर्ब। कौन सा वर्ब? बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? बी वर्ब के साथ क्या रहेगा? ये सबसे बड़ी पहचान है किसकी? पैसिव वॉइस की। बाई देख करके आप कभी पहचानिएगा नहीं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। सेम है, सेम है। इसमें बाई मी नहीं लिखा है, बस इतना अंतर है ना। तो ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। बाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। नहीं लगाएंगे तो भी पैसिव होगा। क्लियर हुआ? चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिया?
बाकी जो रूल्स है मैं रूल्स बता दे रहा हूँ एक साथ, सभी रूल्स को एक साथ बता दे रहा हूँ। चलिए रूल्स लिख लीजिए क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। 3 हमने पढ़ लिया, 3 रूल्स पढ़ लिए। 4 नंबर पढ़िए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 रूल्स में पढ़ने हैं टोटल। तो आइए देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल्स। और एक रूल और लिख लेना है आपको 10 नंबर, इन्फिनिटिव। इतने रूल्स आपको लिखने हैं बेटा। चलिए नोट कर लेते हैं रूल्स इसका। इसमें आपका पैसिव रूल है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी टाइप से नोट कर लीजिए, जैसे मैंने बताया है ऐसे आपको एक ही लाइन में पूरा लिख लेना है। शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ भी लिखिएगा पैसिव वॉइस का रूल। इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। आइए पास्ट परफेक्ट का देखते हैं। पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा आपका सिंपल है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है फ्यूचर। फ्यूचर में लिख लीजिएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या हुआ, कोई इम्पोर्टेंट बात चल रही है क्या? पढ़ लीजिए उसके बाद बात कर लीजिए। जो समझदार वो नहीं बोलेगा, है ना। चलिए रूल्स लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, एक साथ में लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि ये लंबी क्लास हो रही है। और एक साथ आप सारे रूल्स पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। मॉडल में आइए देखते हैं। मॉडल का होता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस 2
नीचे नहीं दिख रहा है क्या साइड आपको? बस इतना ही लिखना है इसमें, इतना बहुत है। ये सारे रूल्स आप नोट कर लीजिए, फिर इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। हो गया। हो गया, नोट डाउन किया बेटा? आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। इन्फिनेटिव b + 2 + b। हाँ, 2 बार b क्यों लगाया, भी वही मैं बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, ये इतने रूल्स मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप एग्जाम्पल में कर लीजिएगा या एक्सरसाइज में कर लीजिएगा। कौन से? ये जो टेंस के रूल हैं, जैसे अभी प्रेजेंट पढ़ाया हूँ वैसे आपको पास्ट बनाना है, फ्यूचर बनाना है, ठीक है? बना सकते हैं। इसको एक्सरसाइज में दे दूँगा, उसमें कर लीजिएगा। अभी ये दोनों बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है? पहला मैं बता रहा हूँ मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, डू यू नो? मॉडल्स क्या होते हैं? यू स्टैंड, आप बताइए खड़े थे। You don't know what are modals verb, है ना? नहीं जानते हैं? आप बताइए जरा, मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब क्या? चलिए, आप जानते हो, अच्छी बात है। टोटल 10 होते हैं, बहुत बढ़िया। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स क्या होते हैं? तो मॉडल वर्ब ऐसी वर्ब होती है, समझिएगा, जो लोग नहीं जानते हो भी सुनो ध्यान से। मॉडल वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने आप में मॉडल होती है, मतलब वो कभी बदलती नहीं है। जैसे कैन ही रहता है, उसके साथ सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए। जैसे आपने देखा होगा, आई के साथ कैन, देखा है ना? यू के साथ कैन, सी के साथ कैन, ही के साथ कैन, राम के साथ कैन, सीता के साथ कैन आया। बोलो, बॉय है तो कैन, बॉयज़ है तो भी कैन, यानी सिंगुलर हो प्लूरल हो, मेल है फीमेल है, आया समझ में? एक वचन है बहुवचन है, मेल है फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कंडीशन में सेम रहता वो, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मॉडल। मॉडल पड़ गया क्योंकि वो सम हमेशा एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो मॉडल वर्ब कभी नहीं बदलता, वो सेम रहता है। उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब क्या लगती है? आइए वही हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। क्या होता है इसको देखिएगा। एग्जाम्पल में नंबर 1 मॉडल मैं पढ़ा रहा हूँ। मॉडल क्या है? लिखा है आई कैन ड्राइव
द बस या कार, आई कैन ड्राइव द कार। समझिए, आई हो गया, कैन हो गया, ड्राइव हो गया, द कार हो गया। ये दोनों हो गया आपका वर्ब, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये प्रोनाउन कहलाता है। क्या होता है बेटा प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आप पढ़े हो। तो चलिए देखते हैं, ये मॉडल वर्ब है। यहाँ कैन का यूज़ किया तो क्या बन गया बेटा मॉडल वर्ब। कैन का यूज़ किया तो क्या बन गया तो यहाँ मॉडल वर्ब का यूज़ है। कैन का, कुड का, कुड आ जाए तो भी मॉडल है। तो आइए इसको कैसे चेंज करने के रूल से करेंगे। रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या है यहाँ पे बोलिए, द कार। क्या लिखा है द कार, ठीक है। फिर मॉडल आ जाएगा, तो मॉडल वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर पहले में कैन है, एक्टिव में कैन है, तो पैसिव में भी कैन रहेगा। एक्टिव में कुड है तो पैसिव में भी कुड रहेगा। यहाँ में है तो पैसिव में रहेगा में। क्लियर हुआ। तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कैन एक्टिव में भी रहेगा और कैन पैसिव में भी रहेगा, तो कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखा द कार कैन, अब कैन के साथ एक बी लगाना है, बी वहाँ वर्ड क्या है जोड़ना है। तो कैन बी लिखा, द कार कैन बी ड्राइवन थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बता दिया थर्ड फॉर्म हर जगह लगता है। तो यहाँ द कार कैन बी ड्राइवन बाई मी हो गया, पैसिव बन गया। तो मॉडल का इसी तरह टाइप से बनाते हैं। चलिए एक दो लोगों से पूछते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए, नोट कीजिए। हाँ जी, सॉरी दो बार, ये कार है, ये कार है। द कार कैन बी ड्राइवन बाई मी। बी कहाँ से है तो बी रूल में है। कहाँ पे है रूल में। मॉडल में कैन, कुड, में, माइट आता है, उसी के साथ साथ क्या जोड़ देंगे बी। बी यहाँ पर जोड़ना आवश्यक है, ये रूल है। तो नोट कीजिए इसको, ये पैसिव है, ये क्या है पैसिव, नोट कीजिए। आइए थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं आपका, एक दो लोगों से पूछते हैं, है ना। ही कैन कलेक्ट द टिकट्स, ठीक है, ही कैन कलेक्ट द टिकट्स। ये आपका सेंटेंस है, ये एक वाक्य है, ये एक्टिव में है, किस में है एक्टिव में। इसका बनाना है पैसिव, ठीक है। यू स्टैंड अप। हाँ बताइए बेटा क्या होगा पैसिव। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बताइए बोलिए। हाँ हिम, एक वर्ड आपने छोड़ दिया, क्या छोड़, बी छोड़ दिया, फिर से बताइए जरा। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा द हिम। हिम उन्होंने पहले बोला था, पहली बार हिम बोला था ना। द टिकट्स कैन बी कलेक्टेड बाई हिम। बहुत बढ़िया, इसी टाइप से आपको बनाना है, बना सकते हैं। कौन नहीं बना पाएगा ये बताइए, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं बना सकता। सब लोग बना लेते हैं, बहुत स्मार्ट हो आप लोग। चलिए
एक नया सेंटेंस आ गया, लिखा हुआ है देवदत्ता कुड सेव द बर्ड। देवदत्त कुड सेव द बर्ड, इसका हिंदी क्या होगा ज़रा कोई बताएगा? आप बताइए, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। यहाँ बर्ड की जगह स्वान लिख दें, स्वान ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक स्टोरी आपने पढ़ा होगा, देवदत्ता एंड सिद्धार्थ पढ़ा है? देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी पढ़ा है आपने? इंग्लिश में है स्टोरी, जिसमें देवदत्त क्या करता है, स्वान को क्या करता है, एरो से हिट कर देता है, उसको मार देता है ना, और वो घायल हो जाता है, तड़पने लगता है, तो वो उड़ते उड़ते किसी तरह से सिद्धार्थ के बाहों में चला जाता है, गोद में चला जाता है। अब वो उठा लेता है सिद्धार्था जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, है ना। वे उठा लेते हैं और उसको बचाने का कोशिश करते हैं। और वो जो देवदत्त था थोड़ा बदमाश टाइप का था, वो क्या हुआ, उठाकर वो चला गया केस लेकर के राजा के किंग के दरबार में, है ना। फिर जब राजा ने डिसाइड किया कि कैसे इसको फैसला दिया जाए, इसको डिसाइड कैसे करें, डिसीजन कैसे दिया जाए, तो उसने क्या किया कि किंग ने क्या कहा, राजा ने कहा कि ऐसा है, इस श्वान को, हंस को स्टूल पे रख दीजिए। टेबल पे रख दिया गया, ठीक है, और दोनों को पास में बुलाया गया, देवदत्त और किसको, सिद्धार्थ को। फिर उसके बाद थोड़ी देर में क्या होता है, वो जो श्वान है, हंस है, वो किसी तरह से उड़ करके सिद्धार्थ के बाहों में चला जाता है ना। तो यहाँ पर डिसीजन हो जाता है अपने आप, इसमें कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। तो वहाँ पर एक बात बहुत अच्छी बोली गई थी, ठीक है, क्या बोली गई थी कि मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है ना, अच्छा होता है। तो ये बात वहाँ पर बोली गई। तो वही लिखा है, देवदत्ता कुड सेव द श्वान, ठीक है। हिंदी में क्या होगा ट्रांसलेशन बेटा, बताइए। देवदत्ता श्वान को हाँ बचा सकता था, बहुत बढ़िया। ये पास्ट में होगा क्योंकि कुड लगा हुआ है। अगर कैन होता तो प्रेजेंट हो जाता है, कुड है तो पास्ट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हो गया ये सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा द श्वान, कुड का कुड भी रहेगा ना, कुड बी सेव्ड बाय देवदत्ता, ठीक है। नोट कीजिए, नोट। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए किसके, मॉडल्स के। इसी टाइप से आप बना सकते हो ना। अब मस्ट आ जाए, शुड आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, शुड का शुड भी हो जाएगा ना, मे का मे भी हो जाएगा, माइट का माइट भी हो जाएगा। क्लियर है? बाकी सब तो जानते ही हो। आइए अगला देखते हैं, इन्फिनिटिव। रूल नंबर 10 है यूज ऑफ इन्फिनिटिव। यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं और इसको देखते हैं कैसे आप इसको बनाएंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं का, लिखा गया यू आर टू बाय अ वॉच, यू आर टू बाय अ वॉच। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? आप बताइए जरा, इसको हिंदी में बताइए ट्रांसलेशन। यू आर टू बाय अ वॉच, जानते हैं? हिंदी में बना सकते हैं? नहीं कर पाएंगे? कौन कर सकता है?
इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना था, कर सकते हैं क्या? हिंदी में ट्रांसलेट करना है, कर सकते हो? नहीं आता? एनीबडी? व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ? बोलिए बोलिए, हाँ ट्राई कीजिए। गलत जो गलती करेगा वही सीखेगा, है ना? बताइए। तुम घड़ी खरीद रहे हो, इन्होंने क्या बोला? तुम घड़ी खरीद रहे हो। अच्छा, जहाँ रहे हो आता है या रहे शब्द आ जाए वहाँ आईएनजी फॉर्म आता है। इसमें आईएनजी फॉर्म दिख रहा है बेटा? तो इसका मतलब गलत होगा। खरीद सकते हो। और जहाँ सकता शक्ति आता है, सुनो, जहाँ सकता शक्ति आता है वहाँ मॉडल आता है। इसमें मॉडल है कहीं? नहीं है। कैन कुड में माइट है? नहीं है, तो भी गलत हो गया। और कोई प्रयास करेगा? नहीं बेटा नहीं। इंडेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट नहीं है। इंडेफिनिट में इज एम आर वाज वेयर नहीं लगता। लगता है क्या? इसमें आर लगा हुआ है। आर कहाँ लगता है? कॉन्टीन्यूअस में। लेकिन कॉन्टीन्यूअस में एक शर्त और है, आईएनजी लगना चाहिए। इसमें आईएनजी है ही नहीं, तो ये कॉन्टीन्यूअस भी नहीं है और इंडेफिनिट भी नहीं है। चलिए, इसको आप सीखिए, यही तो कह रहे हैं, इंग्लिश सीखोगे, ठीक है, अच्छा रहेगा। आपके फ्यूचर में परिवर्तन होगा, भविष्य में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन होगा अगर इंग्लिश सीख लोगे तो। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं। लिखा हुआ है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है बेटा, तुम्हें घड़ी खरीदना है। ना है, क्या शब्द आया? ना है। जब कोई चीज़ करना अनिवार्य होता है वहाँ पर ना शब्द आता है। मुझे बाज़ार जाना है, उसे कोचिंग जाना है, हमें इंतज़ार करना है। आया समझ में? ना शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट में क्या आ रहा है? ना। और ये काम है और ऐसा काम है जो अनिवार्य है, जो करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर इस तरह से इज टू, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव। आया समझ में? जहाँ पर ना शब्द आ जाए लास्ट में उसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं अब याद रखिएगा, जहाँ पर ना शब्द आ जाए। मुझे घड़ी खरीदना है, उसे घर जाना है, तुम्हें बाज़ार जाना है, हमें मैच खेलना है। ना शब्द आ रहा है तो ना जब लास्ट में आ जाए तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? और वहाँ पर आर के साथ यानी बी वर्ब के साथ टू आएगा। आर वर्ब बी वर्ब के साथ क्या आएगा? टू। फिर वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की याद रखिएगा, एक सबसे बड़ा रूल ये है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। टू कहीं भी यूज होता है तो टू के बाद कौन सा वर्ब आएगा? फर्स्ट फॉर्म। टू प्ले, टू सिंग, टू कॉल, टू प्ले ना सिंग, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो बेटा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसको भी उसी टाइप से ही बनाएंगे तो हो जाएगा आवाज़। यहाँ आवाज़ क्या है? सिंगुलर है, तो हो जाएगा इज। आवाज़ इज टू बी। बी शब्द मैंने रूल में बताया है, देखिए टू के बाद भी रूल है, क्या है? बी। और टू के पहले भी बी है, नहीं है? इज एम आर वाज वेयर को क्या बोलते हैं? बी वर्ब। तो यहाँ भी बी दिख रहा है और यहाँ भी बी है। ये रूल वाला है, आपका रूल का बी है, और ये बी तो लगाना अनिवार्य है, ठीक है। और ये रूल से आया, कहाँ से आया? रूल से। तो लिखा है आवाज़ इज टू बी बाई का क्या? थर्ड फॉर्म। बाई यू। तो पैसे में क्या लिखा गया बेटा? आवाज़ इज टू बी बार्ड बाई यू। आवाज़ इज टू बार्ड बाई यू। एक और आप लोग बनाइएगा, एक और बनाइए। लिखा गया है शीज टू कुक द फूड, शीज टू कुक द फूड, शीज कुक द फूड, शीज टू कुक द फूड। यहाँ कुक्स नहीं होगा क्योंकि इंडेफिनिट नहीं चल रहा है, ये चल रहा है इन्फिनिटिव। क्या पढ़ा जा रहे हैं? इन्फिनिटिव विथ टू, इन्फिनिटिव विथ टू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटिव यहाँ जा इज के साथ टू आया तो इन्फिनिटिव हो गया। इज के साथ क्या आया बेटा? टू।
आर के साथ टू आए तो इन्फिनेटिव, एम के साथ टू आ जाए तो इन्फिनेटिव। तो ये आप इसको बनाइए। बन गया? सब ने बना लिया? ज़रा प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। चला बताइए क्या बनाया, बताइए। द फूड इज टू बी कुकड, हाँ, बाई हर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया। इसी टाइप से बना सकते हैं, बना देंगे। इजी है ना, बहुत इजी है, नोट कीजिए। एक्सरसाइज लिख लीजिए, ये होमवर्क में रहेगा, जिसको आप लोग करके इसे आपको करना है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। नोट डाउन कीजिए और इसे बना करके आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। अगली क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में जो हैं उसको मैं पहले पढ़ा दूँ, ठीक है। जो बाकी रहेंगे उनको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको बंद करो, इसे बंद करो।